अक्षर और आलोक की आदि आराध्या सितंबरा माँ सरस्वती के श्री चरणों में शिक्षा का जो सारस्वत समारोह का आयोजन भैया अनुराग ने यहाँ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका शोध पत्र जब वो पढ़ रहे थे तो यहाँ बैठा हुआ एक एक जन हृदय से उनकी उस निष्ठा को, उनकी उस साधना को, उनकी उस तपस्या के प्रति अपना अपना प्रणाम निवेदित कर रहा था। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनकी उस शोध वृत्ति के लिए हम सब पूरे हृदय से उसको प्रणाम करते हैं। दो भरी पूरी सुस्वादु थालियों का भोजन करने के बाद फिर भूख कहां बचती है। अनुराग भैया इतना बढ़िया बोले, समापन में श्री कृष्ण जी मिश्र जी ने उसका समापन कर दिया। एक 10-12 मिनट केवल, जैसे भोजन के बाद सौंफ और मिश्री नहीं हम लोग ले लेते, कुछ ऐसे अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में बैठा हूं। ये भारत कुंज फाउंडेशन, कल मेरी अनुराग भैया से बात हुई, उसका उद्देश्य, उसकी कार्य पद्धति को देख कर ही हृदय ये विभोर था कि ऐसा ऐसा आयोजन भी हमारे देश में चल रहा है। गूगल करिए, उसको देखिए, भारत कुंज फाउंडेशन की। क्या है भारत? आज हम सब यहाँ उसी भारत कुंज फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त हम सब एक छोटे से भारत पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्र आए। हम अपना अहोभाव अपने उन पूर्वजों के प्रति व्यक्त करने आए हैं जिनकी शरीर पर एक छोटी सी कौपीन थी, हाथ में कुशा और कमंडल था, और दूसरे हाथ में जिनसे भारत की भिन्न भिन्न कलाएं फूटती चली। हिमालय की उपत्यकाओं में खड़े होकर जिन्होंने सगर्व घोषणा की, हमारे वो ऋषि, हमारे वो पूर्वज, कि अहम ब्रह्मास्मि। समझिए, उस वैराग्य का एक बार अनुभव करिए। विंध्याचल की पर्वतों पे खड़े होकर जिन्होंने कहा, गतिस्तुम तुम्हें का भवानी। हम उस गरिमामयी विरासत के वंशज हैं। हम उस गरिमामयी विरासत की वो पीढ़ी है, कलाएं जिनकी पगथलियों के नीचे नाची। हमारे यहां शब्द प्रयोग किया गया, हम कला। एक मिनट के लिए, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से मन को उससे जोड़े तो हमारी समझ में आता, हम उन पूर्वजों के यहाँ वंशज बैठे हैं, उन सनातन धर्म के मानने वाले हम सब लोग बैठे हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक पत्ते का गुणदोष बता दिया। कल्पना करिए, इस धरती पर पाए जाने वाला एक भी पत्ता ऐसा नहीं है हमारे महर्षियों ने जिसके गुण और दोष नहीं बता डाले। ज्योतिष जैसा विज्ञान हमें दिया, पत्थरों को हमने बोलना सिखा दिया। हमारी स्थापत्य कला देखिए, पत्थरों को बोलना सिखा दिया। जरा मंदिरों में जरा जाकर देखिए, धातुएं कैसे बात करती हैं। गहने अगर कहीं पाए जाते हैं अनुराग भैया, तो हमारे देश में पाए जाते हैं। जो गहने हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, देखिए उनकी नक्काशियां। एक नया बहुत चल पड़ा है, अब चल पड़ा है अभी, इसको वास्तु शास्त्र कह दिया। घर की रचना कैसी हो, घर की ज्यामिति कैसी हो, हमारे पूर्वजों ने दिया। हम उस गरिमामयी विरासत के वंशज हैं। कैसी महानतम 1932-33 में 1832-22-23 के आसपास वो एक सर्वे हुआ था, भैया ने जैसा अभी चर्चा की है, वो मुनरो नाम था उसका, थॉमस मुनरो। गूगल करिए जरा, देखिए
1820-22 के आसपास हमारे यहाँ पूरी पाठशाला बैठे हैं मिश्रा जी, पूरा विश्वविद्यालय इतिहास का। गूगल करिए और अभी करिए और देखिए कि उसने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसने हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो उसको जो पंजाब का प्रांत सौंपा गया था, थॉमस मुनरो जाल के, मैंने रात ही उसका उस मिनट को पढ़ा कल। 100% शिक्षा की स्थिति 1820-22 के आसपास। कितनी बड़ी विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ की शिक्षा का वो तुंग शिखर पर हमारा देश बैठा हुआ था। ये मैं कह रहा हूं, ये विदेशी जैसा अनुराग भैया ने बताया, उनकी जरा रिपोर्ट थीसिस पढ़ी, आपको पता चले। इंटरमीडिएट जो हायर सेकेंडरी स्तर का 96%, विश्व की जीडीपी में विश्व की 40% योगदान देने वाला ये देश, 40%। भारत की भूमि पर खड़े हुए एक अशोक मेहरौली का स्तंभ हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ऐसे 12 स्तंभ इस देश में खड़े हैं। धूप और विनोद भैया, धूप और बरसात झेलते हुए जन पे आज तक जंग नहीं लगी। हमारा धातु विज्ञान, जस्ता बनाने की कला, जस्ता बनाना अपने आप में बड़ा टिपिकल होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लोग ज्यादा उसके संदर्भ में बताएंगे, हमने विश्व को दिया। गणित, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, सुश्रुत, आज दिन तक वो कहते हैं, जो उनके जब युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान के यहाँ, तो उसकी कटी हुई नाक को जोड़ने का ये भारत के एक वैद्य ने कर दिया। गांव में गया, उसकी कटे हुए उस नाक को जोड़ दिया। ये हमारे यहाँ की सर्जरी, ऐसा विराट अस्तित्व रखने वाला हमारा ये देश। समय बहुत हो गया है, बहुत संक्षेप में 2-3 बातें आपके साथ सबके साथ रखता हूं। यहाँ चर्चा आई शिक्षा व्यवस्था की। कुछ चीजों में सहमत असहमत हम सब हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कुछ चीजों से असहमत हूं। अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने अध्याय होते हैं, लेकिन सत्य अपने आप में एक ही होता है। गांधी जी 1831-32 कहीं बोल रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति को लगाया, वहां विरोध कर दिया इसने। भैया, वहां का जो स्कूल का प्रधानाचार्य बैठा हुआ था, जहां गांधी जी भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बोल रहे थे, गांधी जी ने अपनी बात वापस नहीं ली। गांधी और नेहरू में यही मौलिक अंतर हमें मिलता है। कुछ चीजों में कुछ लोगों के विरोध हो सकते हैं, एक भारतीय आत्मा गांधी नहीं, वापस नहीं। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने भारत की शिक्षा की जड़ों को खोखला ही नहीं किया, उनको कमजोर करके उसी स्थिति में छोड़ दिया। और आते हैं गांधी जी और महादेव देसाई जी से, उनको पत्र लिखवाते हैं, जवाब नहीं मिलता है। एक बहुत शोधार्थी हो तो गांधी जी के एक बहुत अच्छे शिष्य रहे धर्मपाल जी। शिक्षा के क्षेत्र में, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। इससे पहले मैं जिस विद्यालय में था, उनके पूरे 10 वॉल्यूम्स मंगाए थे, पुस्तकों के लिखे हुए। अद्भुत काम उन्होंने शिक्षा करके एक पुस्तक लिखी, ब्यूटीफुल ट्री, भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या होती है। इस पर धर्मपाल जी ने काम किया। हर विश्वविद्यालय में वो पुस्तक होनी चाहिए। शोधार्थी हैं तो उस पुस्तक को पढ़ के समझ में आती है कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही। अंग्रेजों ने, ईसाइयत के इस प्रभाव ने इसकी जड़ों को कुरेद के इसको कमजोर किया। वो सारी चीजें आ चुकी हैं, उनके यहाँ चर्चा करने का कोई बहुत ज्यादा विषय नहीं है। स्वतंत्रता के बाद (1947) में हमें स्वतंत्रता हुई मिली। आवश्यकता इस बात की थी कि अपने यहाँ 2-3 शब्द बहुत प्रचलित हैं, बहुत चलते हैं। एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग, स्वाधीन होना। एक शब्द अपने यहाँ पढ़ते हैं, स्वतंत्र होना। 1947 में स्वाधीन हम हुए,
लेकिन तंत्र षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसे लोगों को दे दिया गया जो भारत की इस भावभूमि से जुड़े हुए नहीं थे। तो जो काम मैकाले की शिक्षा पद्धति 150-200 वर्ष में नहीं कर पाई, वो पिछले 40-50 वर्षों में मैकाले, मार्क्स और मदरसे के त्रिजुट परिवार ने इस देश की पीढ़ी को इस देश की जड़ों से जुड़ने ही नहीं दिया। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे स्वतंत्र भारत के? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले 5-7 शिक्षा मंत्री एक ही धारा के रहे और उन्होंने उनका अपना एक हिडन एजेंडा रहा, इस देश की पीढ़ी को इस देश की जड़ से नहीं जुड़ने देना, स्रोत से काटना, नाना प्रकार के भ्रम। जैसे अभी एक संविधान की पहला शब्द ही लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, अभी किया गया भारत। शिक्षा मंत्रालय अभी 1920 में शब्द आया, अभी आया 2020 में, जिसमें एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। उससे पहले कहते थे HRD मिनिस्ट्री कहते थे। ये शिक्षा मानव को संसाधन माना गया। अब उसके पीछे का जो मौलिक अंतर है उसको, अब उनके यहाँ की शिक्षा पढ़ें, पश्चिम की शिक्षा पढ़ें, तो उनके यहाँ हम लोग सोशल एनिमल शब्द प्रयोग करते हैं। और हमारी व्याप्ति क्या कहती है, हमारी ऋषिता क्या कहती है, हमारी मनीषा क्या कहती है? हमारे यहाँ मनुष्य देव तुल्य है। थोड़ा मौलिक अंतर है, वो क्रीचर शब्द है। 2-3 अंतर बहुत विद्वान लोगों ने बताए कि मनुष्य थोड़ा सा इस तरह से अंतर होता है जानवरों से। किस प्रकार से कोई भी जानवर सीधा नहीं खड़ा हो सकता, मेरुदंड सीधा केवल मनुष्य का होता है। लेटे पीठ सीधी करके सो नहीं सकता। मैं जब एक विद्यालय में था तो वो हमसे चर्चा करते थे, शिक्षा को ऐसा बांध दिया, रोबोट खड़े कर देना, जीवन मूल्यों को शिक्षा से समाप्त कर देना। तो मेरे एक प्रधानाचार्य जी थे, वो एक बहुत शिक्षा दिया, एक उदाहरण सुनाया करते थे कि मनुष्य में ट्रेनिंग और एक जानवर की शिक्षा में क्या अंतर। कुत्ते को आपने किसी को डंडा मारा तो कुत्ता 3 ही काम करेगा, या तो भागेगा या भौंकेगा। लेकिन अगर मनुष्य के किसी के आपने कोई पत्थर मार दिया नहीं, तो वो एक मौलिक सोच रखेगा, क्या करो, उत्तर देना, संयम देना, आगे देना, कब देना। तो मनुष्य में और जानवर में जो क्रीचर उनके यहाँ एक इकाई बना के आते हैं, अपने यहाँ ऐसा नहीं माना गया। एक मौलिक अंतर है हमारे और उनके सोच में। उसी चीज को हमने यहाँ अपने देश में एज इट एडॉप्ट कर लिया। अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कुछ वीज स्वरूप में कुछ चीजें उसमें डाली गई। अभी कुछ ही दिन पहले जो इंडिया दैट इज भारत था उसको बदला गया, भारत को भारत कहना शुरू किया गया। आज के इस पर्व पर, इस भारत कुंज फाउंडेशन के इस अवसर पर हम सब मनों में एक संकल्प ले लें। भैया ने जो थीसिस पढ़ी यहाँ, वो तो हम सबका बौद्धिक रूप से हमारा पृष्ठ पोषण करने वाली वो है ही। ईसाई मिशनरियां क्या कर रही हैं, वो अपना करेंगी। भारत की भूमि पर खड़े होकर, भारत की भावधारा में जीते हुए, भारत की भाषा में हम भारतीयता की बात करेंगे। आज के इस अवसर पर हम सब अपने मनों में एक ये संकल्प धारण करें, तो मुझे लगता है हमारा आज का आयोजन सार्थक और सफल होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ क्षण आपके हम और लेंगे।